बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। ई लर्निंग साइंस टीवी एक एजुकेशनल चैनल है जिसका मकसद मैथमेटिक्स और साइंस की जो मज़ामीन हैं इनको हमारे तलबा तक वीडियोज़ की फॉर्म में आसान सूरत में मुहैया करना है। आप तमाम हज़रात से और ख़वातीन से गुजारिश है कि इन वीडियोज़ को हमारे तलबा तक जो भी आपके सोशल सर्कल के अंदर मौजूद हैं उन तक पहुँचने में मदद करें और ई लर्निंग साइंस टीवी को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ दिया गया बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। आज हमारा जो टॉपिक है ये है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब है एनर्जी के ज़राए। वो कौन कौन से ज़राए हैं जिनसे हमें एनर्जी हासिल होती है। आप जानते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में इलेक्ट्रिक एनर्जी को, हीट एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं और इससे हम बहुत सारे फ़वाइद हासिल करते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है या जो हमारे पास और दूसरी दीगर बहुत सारी एग्जाम की जो एनर्जीज़ हैं ये हमें हासिल कहाँ से होती हैं, तो वो कौन से सोर्सेज हैं फ्राम वेयर वी गेट दीज एनर्जीज़। तो अगर हम ब्रॉडर कैटेगरी में बात करें तो हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी को दो मेजर सोर्सेज में तकसीम कर सकते हैं। वन इज़ कॉल्ड रीन्यूएबल सोर्स एंड द सेकंड इज़ कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल सोर्स। तो जो हमारे पास पहला सोर्स होता है विच इज़ रीन्यूएबल सोर्स, ये बेसिकली वो सोर्स होगा जो कि हमें कुदरती ज़रिए से हासिल होते हैं और ये एक नेचुरल प्रोसेस के तहत हमेशा कंटिन्यूशन में रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी है, तो सूरज से हासिल होने वाली जो हमारे पास रोशनी है ये एक नेचुरल प्रोसेस है। सूरज के अंदर होने वाले जो फ्यूजन रिएक्शंस हैं उसकी वजह से जो पैदा होने वाली रोशनी है उसको हम ले सकते हैं सोलर एनर्जी की फॉर्म में और फिर उसको हम आगे कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिक फॉर्म और उससे हम बहुत सारे फ़वाइद हासिल करते हैं। इस तरह से हवा, विंड एनर्जी हम हासिल करते हैं और विंड एनर्जी से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये सारी हमारे पास एग्जांपल्स होती हैं रीन्यूएबल, जो कुदरती तरीके से हासिल होती हैं और इनकी तजदीद हमें करनी नहीं पड़ती, ये दोबारा से हमें अवेलेबल होते हैं। जबकि इसके मुकाबले में हमारे पास जो दूसरा सोर्स है विच इज़ नॉन रीन्यूएबल, तो नॉन रीन्यूएबल का मतलब क्या है, जिसको आप दोबारा से पैदा नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं या न्यूक्लियर फ्यूल्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम फॉसिल की बात करें तो ऑयल है, गैस है, कोल है। अगर हम कोल को एक दफ़ा जला देते हैं तो उसके बाद हम दोबारा से उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर हमें नया एक कोल एक्सप्लोर करना पड़ेगा माइनिंग के ज़रिए से और फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली अगर आपने पेट्रोल एक दफ़ा गाड़ी में इस्तेमाल कर लिया या उसको किसी फैक्ट्री में यूज़ हो गया तो दोबारा से हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेम इज़ द केस विद गैस एज वेल। तो ये हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूल का भी यही होता है कि एक दफ़ा न्यूक्लियर फ्यूल उसके अंदर न्यूक्लियर प्रोसेस हो गया तो दोबारा से हम उसको इस्तेमाल में नहीं ला सकते। तो यही वजह है कि इनको कहा जाता है नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो ये दो मेजर कैटेगरीज हैं। आइए अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी को दो बुनियादी कैटेगरीज में तकसीम किया जा सकता है। इसमें जो पहली कैटेगरी है इसको कहा जाता है नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ये वो एनर्जी रिसोर्सेज हैं जिनको हम रीन्यू नहीं कर सकते। जैसे इसके अंदर फॉसिल फ्यूल्स शामिल हैं। फॉसिल फ्यूल्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स में तीन चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले कोल, उसके बाद ऑयल और आखिर में गैस। तीन चीज़ें हमारे पास होती हैं, कोल, ऑयल एंड गैस। तो ये हमारे पास कहलाते हैं फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स जो हैं ये आप देखते हैं जिस तरह पेट्रोल होता है आपके पास, पेट्रोल को, डीजल को आप एक दफ़ा इस्तेमाल कर लें उसके बाद आप उसको दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही वजह है कि इसको नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स कहा जाता है। जिस तरह से सुई गैस है, नेचुरल गैस होती है हमारे पास। नेचुरल गैस एक दफ़ा जब उसकी कंबशन हो जाती है तो दोबारा से हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सेम इज़ द केस विद कोल। कोल एक दफ़ा इस्तेमाल हो जाए तो दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, हमें नया ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये जो हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज हैं इनको कहा जाता है नॉन रीन्यूएबल, जिसको आप रीन्यू नहीं कर सकते। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। वी यूज़ फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, ऑयल एंड गैस टू हीट आवर हाउसेज and run industry and transport. They are usually hydrocarbons, compounds of carbon and hydrogen. तो यहाँ से हमने देखा फॉसिल फ्यूल्स जो हैं ये बेसिकली वो फ्यूल्स होते हैं जो कि ज़मीन के अंदर सदियों तक दबे रहे। उसमें वुड थी, उसमें बहुत बड़े बड़े जो उस वक्त की एनिमल्स से जो डेड बॉडीज़ उनकी जब दब गई ज़मीन के अंदर तो वहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर वो कन्वर्ट हो गए फॉसिल्स में, यानी कि वहाँ से ऑयल, गैस और इस तरह की चीज़ में वो तब्दील हो गए। और ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये कंसिस्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर। ठीक है जी। तो ये जो भी उस टाइम में ज़मीन के अंदर दब गया ज़लज़लों की वजह से, किसी और वजह से, तो वो जो सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आज हमें दस्तियाब हैं। तो ये फॉसिल फ्यूल्स जो हैं जिसमें कोल, ऑयल और गैस शामिल हैं,
ये बेसिकली क्या कहलाते हैं, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। जब भी आप इनको बर्न करते हैं तो बेसिकली इन सब में कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोकार्बन हैं सब के अंदर कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन को जब उसको हम बर्न करते हैं, ऑक्सीजन इसको मिलती है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एनर्जी, और इसके साथ वाटर की फ्यूम्स जो हैं वो हमें हासिल होते हैं, वाटर वेपर्स। तो बेसिकली जब भी कार्बन हाइड्रोकार्बन्स को बर्न किया जाता है तो हाइड्रोकार्बन्स के बर्न होने से हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यानी कि उसमें ह्यूमिडिटी हमें मिल जाती है, वेपर्स मिलते हैं, और हीट एनर्जी, ये तीन चीज़ें उससे इमिट होती हैं। तो ये बात याद रखना चाहिए कि जब भी कंबस्शन का प्रोसेस होता है, जलने का अमल होता है, तो वी गेट 3 बाय प्रोडक्ट्स। फर्स्ट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी जलने का अमल होगा तो वहाँ से कार्बन एमिशन लाजमी होगा, CO2 लाजमन इमिट होती है। तो इसी वजह से फॉसिल फ्यूल्स का जो ज़्यादा इस्तेमाल है, इट इज़ नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट, इट इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंटल कंडीशंस, जिसकी वजह से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से आलूदगी पैदा होती है। इसके अलावा हमारे पास दूसरे जो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स हैं वो न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं। न्यूक्लियर फ्यूल्स आप जानते हैं कि इसमें यूरेनियम शामिल है। यूरेनियम आमतौर पर इसमें शामिल यूज़ की जाती है, और यूरेनियम के जब इसके ऊपर न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसके बाद फिशन का जो प्रोसेस है, जो एटम के टूटने का अमल है, उसको फिशन कहा जाता है। ठीक है जी। तो एटम ब्रेक्स एंड इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ एनर्जी, ये कहलाता है फिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन जो होते हैं इसके नतीजे में एक बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट में एनर्जी हमें हासिल होती है। तो इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वी गेट एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ फिशन रिएक्शन। तो ये बात आपने याद रखनी है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में फिशन रिएक्शन होता है। फिशन का मतलब क्या है, टू स्प्लिट और टू ब्रेक द एटम न्यूक्लियस। एटम के जो न्यूक्लियस है अब उसको जब तोड़ते हैं, ठीक है, यूरेनियम ये हैवी एटम्स होते हैं आपके पास, जब ये टूटते हैं तो उसके टूटने से एक बहुत हैवी अमाउंट में एनर्जी पैदा होती है। ड्यूरिंग फिशन रिएक्शन हैवी एटम्स सच एज यूरेनियम एटम्स स्प्लिट अप। ठीक है, ये स्प्लिट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा इनटू स्मॉलर पार्ट्स रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूल से हासिल होने वाली एनर्जी भी नॉन रीन्यूएबल एनर्जी है। एक दफ़ा जब ये फिशन प्रोसेस हो जाता है और यूरेनियम का एटम टूट जाता है और उससे हमें एनर्जी हासिल हो जाती है, तो दोबारा से हम उसको इस्तेमाल करके यूरेनियम का जो फ्यूल होगा उससे हम दोबारा से जो भी एनर्जी हासिल नहीं कर सकते। यही वजह है कि ये भी नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। तो ये बात याद रखिएगा, फॉसिल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स, fossil and nuclear, these both are non-renewable energy resources.